नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शुभ मुहूर्त अपनाएंगे तो किस्मत का साथ पाएंगे। शुभ कार्य से पहले जानिए शुभ मुहूर्त। अगर आप भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त चेक करते हैं या बिना शुभ मुहूर्त के ही अपने बहुत से काम पोस्टपोन कर देते हैं तो आज का शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब आपको अपने सभी कार्यों को डिले करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शादी से लेकर गृह प्रवेश तक, नामकरण से लेकर मुंडन तक, गाड़ी खरीदने से लेकर नया बिजनेस खोलने तक, यहां तक कि पैसों के लेन देन से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में पंडित जी आज आपको सबसे यूनिक और खास जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले तो आपको रखना है शुभ मुहूर्त का खास ख्याल, और इसमें आपकी मदद करेगा आपका पसंदीदा शो कालचक्र। तो शुभ मुहूर्त से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन पंडित जी से उसके पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:35 तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:02 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, भद्रा काल सुबह 11:35 से रात 12:27 तक, यमगंड काल सुबह 8:52 से सुबह 10:36 तक, गुलिक काल दोपहर 12:21 से दोपहर 2:05 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की चर्चा की अब शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से पैसे के लेन देन से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। कब हमें पैसा उधार देना है या लेना चाहिए, किस मुहूर्त में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी तिथियां, नक्षत्र, वार, समय है जब हमें पैसों का लेन देन करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मनुष्य के जीवन में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण का पहला श्लोक है। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता, शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्या, तस्माद् विवाह समये परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नताम् उपगता सुतशील धर्मा। मतलब एक कन्या अखंड सौभाग्यवती और लक्ष्मी से परिपूर्ण होकर के उत्तम संतान की जननी बन जाए और उसका सदैव सौभाग्य बना रहे और अच्छा दाम्पत्य जीवन रहे, इसके लिए विवाह में शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तस्माद् विवाह समये परिचिन्तते हि तन्निघ्नताम् उपगता सुतशील धर्मा। तो उसमें लग्न का विचार किया जाता है। यदि एक बार जन्म कुंडली कम भी मिलती हो, जन्म कुंडली में दोष भी हो और दोनों के कुंडली की योग्यता कमजोर हो, फिर भी अगर मुहूर्त अच्छा ले लिया जाए, अच्छे मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, अच्छे मुहूर्त में सिंदूर दान हो जाए, अच्छे मुहूर्त में फेरे हो जाएं, तो बहुत कुछ बुराइयों का अंत कर देते हैं। इसी तरह से पैसे की बात है। मंगल को एक समृद्धशाली ग्रह माना जाता है, तो मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्ज किसी से ना ले। हाँ, अगर आपके ऊपर कर्ज है और आपकी नियत कर्ज उतारने की है, आप कर्जदार होकर मरना नहीं चाहते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन कर्ज उतारना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज उतारने की प्रक्रिया शुरू करें तो प्रकृति आपको इतना सामर्थ्य देगी कि आप अपना पूरा कर्ज उतार पाएंगे। मंगलवार को कर्ज न लेकर के कर्ज चुकाना शुभ होता है।
और बुधवार को अगर आप कर्ज दे देंगे तो कर्ज लेने वाला कभी आपका कर्ज वापस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आपके पास चाहे 100 रुपया हो, बुधवार को अगर आप बैंक में जमा करें या अपने अकाउंट में जमा करें तो कभी वो अकाउंट आपका खाली नहीं होगा। जो लोग बुधवार को अपने बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं उनको कभी पैसे की कमी नहीं होती है। और गुरुवार को किसी को पैसे भी नहीं देने चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को पैसा देना नहीं चाहिए। शुक्रवार को पैसे का लेन देन शुभ होता है, चाहे लीजिए चाहे दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शनिवार को पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। रविवार को ना ही किसी से पैसे लें और ना ही दें। रविवार को कर्ज लेने या चुकाने से बचना चाहिए। मंगलवार को कर्ज वापस करना अच्छा है। बुधवार को धन नहीं देना चाहिए। और इसके लिए जो शुभ नक्षत्र हैं वो कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, ये नक्षत्र अच्छे हैं। भद्रा और अमावस्या में गया हुआ धन फिर वापस नहीं मिलता है, बल्कि विवाद बढ़ जाता है। तो इस तरह से पैसे के लेन देन पर अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो जीवन आसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे पंडित जी से कि क्या मुहूर्त पर कार्य करने से भाग्य बदल जाता है। इसका पंडित जी आप जवाब दें, क्योंकि आज मुझे लगता है हमारा जो डिस्कशन है बेहद ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग चाहते हैं कि मुहूर्त में काम करें, लेकिन कई लोग अवेयर नहीं रहते। क्या वाकई इसका इम्पैक्ट होता है? बहुत इम्पैक्ट होता है जी। लेकिन मुहूर्त को समझने के लिए पहले आपको मनुष्य के स्वर विज्ञान को समझना होगा। और जो सबसे नजदीक है उसी से इंसान सबसे दूर है। स्वर विज्ञान का मतलब कि हमारे शरीर में चलने वाली जो श्वास है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। जी। दोनों नासिकाओं से कभी एक साथ श्वास नहीं चलती है। सिर्फ 24 घंटे में 4 बार ऐसा होता है जब दोनों नाक से एक साथ सांस चलती है, और वो भी 4-4 मिनट के लिए, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। नहीं तो 52 मिनट तक बाईं नाक से सांस चलती है, 52 मिनट तक दाहिनी नाक से सांस चलती है। इस तरह से श्वास चलती है। और ये भी निश्चित है कि सोमवार को सूर्योदय के समय किस नासिका से आपका श्वास चलेगा, मंगलवार को किस नासिका से चलेगा, बुधवार को किस नासिका से चलेगा, बृहस्पतिवार को किस नासिका से चलेगा, और किस तिथि में किस नासिका से चलेगा। इसी स्वर विज्ञान का मूल्यांकन करके मुहूर्तों का निर्धारण किया जाता है। और इसमें भी 5 तत्व होते हैं। अष्टांगुलम बहदवायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडसांगुलम। मतलब ये जो वायु है ये 5 तत्व है इसमें। जी बिल्कुल। अष्टांगुलम बहदवायु, अगर श्वास आपकी 8 अंगुल तक नीचे आ रही है तो वायु तत्व चल रहा है। अष्टांगुलम बहदवायु रनिलम चतुरांगुलम, अगर केवल 4 अंगुल तक श्वास आ रही है तो ये अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, अगर 12 अंगुल तक आ रही है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। वरुणो खोडसांगुलम, और अगर 16 अंगुल तक सांस नीचे आ रही है तो इसका मतलब जल तत्व चल रहा है। और अगर नथुने में ही सांस फुड़फुड़ा रही है, बाहर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि अग्नि तत्व चल रहा है। जी ठीक है। अब बाएं स्वर में इन 5 का और दाहिने स्वर में इन 5 का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जी। और हम आज तक यही नहीं समझ पाते हैं, लगभग 99% लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे बाईं नाक से सांस दाहिनी में कब गई और दाहिनी से बाईं में कब गई। ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और ये तभी समझा जा सकता है जब आंख बंद करके आप ध्यान करेंगे। और इसमें सिद्धि उसको मिलती है, प्रकृति के ऊपर अधिकार उसका होता है जो अपनी बाईं नाक के श्वास को दाहिनी में ट्रांसफर कर दे अपने विल पावर से। जैसे बाईं नाक से सांस चल रही है ना, उसने अपने मन को ठाट दिया कि अब दाहिनी चलनी चाहिए, और 2 मिनट के बाद दाहिनी चल जाए तो समझ लो उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। अब उसके लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह कंगाल हो जाएंगे। ये सब ग्रह उसका कुछ नहीं बाल बांका कर पाएंगे।
क्योंकि उसने स्वर विज्ञान, प्राण विज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये ग्रह उसके अनुकूल रहेंगे, वो जो चाहेगा वो ग्रह करेंगे, ठीक है जी। और जैसे तत्व बदलना है, अग्नि तत्व चल रहा है तो वायु तत्व चलाना है, वायु तत्व चल रहा है तो अग्नि तत्व चलाना है, तो ये सब साधना के ही बल से हो सकता है। और मुहूर्त इसी आधार पर निर्माण किए गए हैं, स्वर विज्ञान के ही आधार पर मुहूर्तों का निर्माण हुआ है। अच्छा। और कुछ मुहूर्त में नक्षत्रों की संज्ञा वर्णित की गई है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं, मृदु संज्ञक नक्षत्र हैं, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हैं, चर संज्ञक नक्षत्र हैं। उन जिस तरह के संज्ञा के नक्षत्र हैं उन्हीं प्रकार के कार्य करने की उन्हीं नक्षत्रों में बात कही गई है जी। और इसी तरह से किस राशि का सूर्य शुभ होता है उस राशि के सूर्य में ही वो कार्य करना शुभ होता है। कौन से नक्षत्र विवाह के लिए विहित हैं, कौन से नक्षत्र मुंडन के लिए विहित हैं, कौन से नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए विहित हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन सबका आधार स्वर विज्ञान ही है जी। सबका मूल आधार जो है स्वर विज्ञान ही है। लेकिन चूंकि ये इतना कठिन विज्ञान है कि इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता है, इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता है। मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं जी, ठीक है, नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप कमरे में प्रवेश करते समय, इंटरव्यू वाले कमरे में प्रवेश करते समय ये जल्दी से देख लीजिए कि आपके दाहिने नाक से सांस चल रही है कि बाएं नाक से। अगर आपको पता लग गया और इंटरव्यूअर को आप उसी डायरेक्शन में रखें जिधर की आपकी श्वास चल रही है, ठीक है ना, तो तुरंत मतलब कि वो आपकी हर बात से एग्री करेगा और हर बात से प्रभावित होगा। और आधे से ज्यादा ज्योतिष स्वर विज्ञान पे हो जाती है। अच्छा। अभी तुम्हें 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेकअप रूम में जी एक हमारे यहाँ लड़की है एंकर, जी जी, तो उसने पूछा कि पंडित जी आज बताइए पंजाब जीतेगा कि रॉयल चैलेंजर। अब वहाँ मैं कौन सा पंचांग खोल के बैठा था, नहीं ना। तो हमने कहा तुम किसको चाहती हो कि जीते, उसने कहा मैं पंजाब को चाहती हूँ कि जीते। अच्छा। तो मैंने स्वर देखा, बायां स्वर चल रहा था और वो मेरे दाहिने हाथ पे थी। हमने कहा पंजाब नहीं जीतेगा, रॉयल चैलेंजर जीतेगा, और परिणाम वही हुआ। मतलब कोई भी आदमी ज्योतिष का आधे से ज्यादा भाग स्वर से समझ सकता है। जैसे आपने पूछा कि क्या मुझे नौकरी लगेगी, अगर आप हमारे दाहिने हैं और हमारे दाहिने तरफ की श्वास चल रही है तो हाँ आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूछा क्या मेरा ये काम होगा और हमारा बायां श्वास चल रहा है और आप हमारे दाहिने तरफ हैं, वो काम आपका नहीं होगा। आधे से ज्यादा ज्योतिष इसी से हो जाती है और ये अकाट्य ज्योतिष है। अच्छा। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, बायां स्वर चल रहा है, नहीं होगी। दाहिना स्वर चल रहा है, होगी। क्या हमें संतान प्राप्ति होगी, दाहिने से पूछा तो दाहिना स्वर चल रहा है, होगी। क्या मुझे नौकरी मिलेगी, जिस तरफ से आप बैठे उस तरफ से प्रश्न है तो हाँ होगी, उल्टा चल रहा है तो नहीं होगी। तो कहने का मतलब स्वर विज्ञान जो है ये भविष्य को बताने का आधे से ज्यादा मतलब कि जो है सटीक फलादेश करता है। अगर आप खाली स्वर की तरफ बैठे रहेंगे या कोई व्यक्ति खाली स्वर की तरफ बैठकर प्रश्न करेगा तो उसके मनोरथ पूरे नहीं होंगे जी। तो इसलिए मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान है। मुहूर्तों का योगदान न हो तो ये जो बैंक्वेट हॉल बुक करने में इतना पैसा लगता है, तो अगर 365 दिन शादियों का मुहूर्त हो जाए तो आराम से बैंक्वेट हॉल मिलेंगे, आराम से बैंड बाजा मिलेगा, आराम से घोड़ी वाला मिलेगा और सब सस्ता सस्ता काम हो जाएगा। बिल्कुल पंडित। तो मुहूर्तों पर जो इतनी भाग दौड़ होती है, 10 बैंक्वेट हॉल में जाने पर अरे इस तारीख को बैंक्वेट हॉल खाली नहीं है, इस तारीख को बैंक्वेट हॉल खाली नहीं है, होता ना है। तो ऐसा होता ना, तो इसलिए मुहूर्त की बड़ी उपयोगिता है। बिल्कुल जी। तो देखिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वाकई मुहूर्त का बहुत ज्यादा उपयोगिता है, इससे आपके भाग्य बदल सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं पैसों के लेन देन के बाद अब बारी आ जाती है गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश करते हुए हमें कौन सी तिथियों का, नक्षत्रों का, महीनों का, लग्न और दिन का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही ऐसा कौन सी तिथियां और समय है जब हमें भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, गृह प्रवेश का मतलब होता है 2 प्रकार के हमारे यहाँ गृह प्रवेश कहे गए हैं।
एक नूतन गृह प्रवेश, एक जीर्ण गृह प्रवेश। अंजलि, नूतन गृह प्रवेश वो है जी। जो नया मकान बना है जिसमें अभी तक कोई निवास नहीं किया है, वो नूतन गृह प्रवेश है। उसमें गृह प्रवेश करने के दूसरे मुहूर्त होते हैं